हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्ट सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिएक्ट कब, क्यों और कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए और इसके कंपोनेंट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड मीन्स एक बटन क्लिक करके अगर मान मान लो आपके पास कोई एक्शन है और आपने एक बटन क्लिक किया, 3-4 जगह अपडेट करना हो, ठीक है। आपने जैसे ही बटन किया उसको 3-4 जगह अपडेट करना, तो बहुत सारे यहाँ पे स्टेट मैनेज हो रही हैं। कैसे मैनेज हो रही है? मान लो एक बटन क्लिक किया तो एक स्टेप पे डिफरेंट काम हो रहा है, दूसरे स्टेप पे डिफरेंट काम हो रहा है, तीसरे स्टेप पे डिफरेंट काम हो रहा है। उस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मैनेज हो रहे हैं। तो वहां पे क्या करेगा, रिएक्ट आपका ये काम इजी कर देगा, जो कि आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर सकते। वहां पे सिर्फ सिंपल काम कर सकते हैं। तो हाँ, इजी चीजों में भी रिएक्ट कर सकते हो, काम इजी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल जस्टिफिकेशन ये नहीं है क्यों ही कॉम्प्लेक्स बनाना उस चीज को, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि किस तरह के फ्रंट एंड में रिएक्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिएक्ट सीखना कब चाहिए हमें। व्हेन शुड आई स्टार्ट टू लर्निंग द रिएक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोड मैप के अंदर कि रिएक्ट कब सीखना चाहिए। देखिए, लोग कहेंगे कोई टाइम नहीं होता, बस जावास्क्रिप्ट का बेसिक सीखो और सीधा रिएक्ट पे जंप हो जाओ। मैं जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का बहुत ही, एचटीएमएल सीएसएस तो पूरा ही पता है, बट जेएस का थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। बट मैं डायरेक्ट ही रिएक्ट पे जंप कर लूँ, मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। ओके, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई लाइब्रेरी फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की मास्टरी करो, सिर्फ बेसिक नहीं मास्टरी करो, ठीक है। बट मैं इस चीज को नहीं मानती। देखिए, पेड कोर्स में क्या होता है कि करिकुलम फिनिश करना होता है, तो उनकी ऑब्लिगेशन अलग होती है। ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर उनके ऊपर अलग रहता है। यहाँ यूट्यूब है, यूट्यूब में सारी चीजें फ्री हैं, आप फ्री में सब कुछ सीख सकते हो, तो यहाँ पे फ्रैंकली बोल सकते हो। तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले आप जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट कर दो। मतलब मुझे लगता है कि बेसिक ही करो, उसके बाद से आप रिएक्ट जब करोगे तो आपके जावास्क्रिप्ट के भी कुछ कंपोनेंट्स रिएक्ट में आ जाएंगे। तो आपको जरूरी नहीं है कि ठीक है बेसिक स्टार्ट करना जरूरी है, बेसिक थोड़ा बहुत आप समझ लोगे, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको इजिली रिएक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप जी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का बेसिक ले लो। अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस अच्छे से आता है तो आप रिएक्ट में मास्टरी कर लोगे। तो मास्टरी करने का मतलब ये है, उसमें थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, जावा में भी थ्रेड एग्जीक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट का कंटेक्स्ट क्या होता है, फंक्शन कैसे मेमोरी में जाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होता है, हमारा जो डेटा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन कैसे होता है, कोड को कैसे, डेटा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन डीओएम भी बोलते हैं, डोम, जो कि डोम, देखो अब इसमें यहाँ पे दो चीज डिफरेंस है। जो डोम होता है वो हमारे रिएक्ट के साथ जाता है, रिएक्ट जेएस के साथ जाता है। और जो हमारा नेटिव होता है, हमारे दो चीज होती है, एक होता है डोम होता है और एक हमारा होता है नेटिव होता है। जो डोम होता है ना वो हमारा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्री के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो इस वजह से डोम जो होता है वो रिएक्ट जेएस में मैनेज होता है। जो नेटिव होता है वो हमारा रिएक्ट नेटिव होता है, जो कि हमारे मोबाइल में मैनेज होता है, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव हम मोबाइल डेवलपमेंट के लिए करते हैं, जो डोम होता है वो जावा रिएक्ट जेएस में यूज करते हैं, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये दोनों में मुझे लगता है कि डिफरेंस क्लियर है। और कोड को कैसे डायनेमिकली चेंज कर सकते हो, ये हमारे इसके रिएक्ट जेएस के अंदर आता है। तो इतना आना चाहिए कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बोलो कि मैं ये चीज रिएक्ट से ही कर सकती हूँ। मतलब मैंने ये आपको जेएस का बेसिक बताया कि जेएस में इतना आना चाहिए जिससे आप बोल सकते हो कि मुझे रिएक्ट की जरूरत नहीं है, मैं जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकती हूँ ये चीज, और ये सिर्फ काम फास्ट और इजी कर देगा, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का इतना बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। जब ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाए तो आप रिएक्ट शुरू करिए। अब देखिए, मैं जावा स्क्रिप्ट की सीरीज तो नहीं बनाई हूँ और मैं बनाऊंगी भी नहीं, मैं डायरेक्ट रिएक्ट से ही स्टार्ट करूंगी। तो अगर आपने अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हो और आपका बेसिक कंप्लीट होता है तो इस सीरीज को देख सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप स्विच कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कह रही कि मैं मेरी ही सीरीज आप देखो, किसी और का भी देख सकते हो, बिल्कुल ही ठीक है। यूट्यूब पे सब अपने तरीके से बनाते हैं, जिसका भी अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बस जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ लो, उसके बाद इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत उसका बेसिक जान लो, उसके बाद से सीरीज स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो मोस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एक्चुअली रिएक्ट की जरूरत ही नहीं होती इनिशियली। जैसे कि एपीआई हिट करना हो, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट में भी करते हो। एपीआई से रिस्पॉन्स आया, कोड में डेटा शो कर दिया या उसको शो करना है, तो ये काम तो हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो हमने देखा कि फेच एपीआई कितनी पावरफुल है, कैसे काम करती है, डेटा आया, लूप लगाया, शो कर दिया उसको। तो वहाँ रिएक्ट की एक्चुअल जरूरत नहीं होती है, वो तो सिर्फ सिंपल कोड है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, बस कोड को, मतलब एक तरीके से फ्रेमवर्क है, उसको हम यूज करते हैं। तो जब आपको ये समझ में आने लगे कि यहाँ रिएक्ट थोड़ा ओवरकिल हो रहा है इस कोड के लिए, तो आप रिएक्ट की बेस्ट एप्लीकेशन बना पाओगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये आता है कि अगर जावास्क्रिप्ट से काम हो ही रहा, तो अभी काम हो रहा था और अभी भी हो रहा है, तो रिएक्ट बनाना ही क्यों है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, अगर आप रिएक्ट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। और ये कहानी स्टार्ट होती है एक डायग्राम से, ओके। तो आपको याद होगा डायग्राम क्या, मैं एक एप्लीकेशन बनाती हूँ आपको। तो अगर आपको याद है कि मार्केट के अंदर एक ऐप है और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग इसको यूज करते हैं, मैं नहीं यूज करती, जिसका नाम है फेसबुक, ओके। तो ये ऐप है मार्केट के अंदर। फेसबुक के अंदर एक प्रॉब्लम थी,
मुझे जहाँ तक पता है बहुत ही पहले मैं यूज़ की थी इसको। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी जिसको बोलते थे फैंटोम मैसेज प्रॉब्लम, ठीक है? अब पूछोगे फैंटोम मैसेज प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है? तो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग नेम है फैंटोम, फैंटोम से थोड़ा मतलब सुनने में थोड़ा-सा फैंसी टाइप का लग रहा है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग नेम है इसलिए मैंने इसका नाम चेंज करके घोस्ट मैसेज थोड़ा-सा रखा है। घोस्ट मैसेज थोड़ा-सा ईज़ी होता है, कूल भी लगता है सुनने में। तो आप इसको शायद ईज़िली समझ पाओ। तो अगर आपको उनकी टॉक या फाउंडर्स का ट्वीट देखोगे तो वहाँ फैंटोम मैसेज ही लिखा मिलता है, ठीक है? तो मैंने बस इसको सिंपल कर दिया, घोस्ट मैसेज से रिप्लेस कर दिया फैंटोम मैसेज को। तो प्रॉब्लम क्या थी ये समझते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि फेसबुक के टॉप पर एक चैट आइकन होता था, ठीक है? वो बहुत ही पुराना वर्ज़न है, मुझे नहीं पता कि अभी क्या किस तरीके का आइकन यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे चैट आइकन था, जब नया मैसेज आते थे तो वहाँ काउंट दिख जाता था 1, 2, 3, 4 जो देखने में बहुत अच्छा लगता था, भाई इतने मैसेज आ गए। तो 3 मैसेज आए तो 3 दिखता था, 5 मैसेज आए तो 5 दिखता था। फिर आप उस पर क्लिक करते थे और एक ड्रॉप डाउन आता था, वहाँ भी हर यूज़र के सामने मैसेज काउंट दिख रहा होता था, ठीक है? तो इतने जैसे कि इसने 5 मैसेज भेजे, इसने 3 मैसेज भेजे तो वो सारे काउंट्स दिखते थे। फिर जब आप चैट ओपन करते थे और फुल चैट अगर बॉक्स ओपन हो जाता था, ठीक है? तो पूरा चैट सेंटर में आ जाता था, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या होती थी वहाँ पे? अब मैसेज आप लेट्स सपोज़ आपने क्लिक करके मैसेज रीड कर चुके हो, चैट ओपन करके रिप्लाई भी कर दिया है, लेकिन ऊपर से जो नोटिफ़िकेशन का जो आइकन है, वो 1 या 5 जो भी नंबर है, गायब ही नहीं होते थे। ऑब्वियसली अगर आपने अभी तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर हम मैसेज जैसे ही रीड कर लेते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है कि वो रीड हो जाता है, ठीक है? वहाँ से काउंट चला जाता है। तो कभी ड्रॉप डाउन में रह जाता था, तो कभी टॉप आइकन में रह जाता था, वो रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं जाता था। तो यूज़र सोचते थे अरे मैं तो मैसेज पढ़ लिया हूँ, फिर भी नोटिफ़िकेशन क्यों आ रही है? तो यही थी घोस्ट या फैंटोम मैसेज प्रॉब्लम, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स थी। तो बहुत सारे यूज़र्स का फीडबैक्स आ रहे थे कि नोटिफ़िकेशन क्लियर ही नहीं हो रहा है। और कई कई लोग तो नोटिफ़िकेशन क्लीन रखना पसंद करते थे, तो उनको इरिटेशन होती थी। तो यहाँ से रिएक्ट की कहानी स्टार्ट हुई फेसबुक से, ठीक है? उन्होंने सोचा ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। अब प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? प्रॉब्लम ये है कि स्टेट अलग जगह है और यूआई अलग जगह, ठीक है? ये उन्होंने पूरा जेएस से मेंटेन किया है, ठीक है? तो स्टेट का मतलब क्या है? जो वैल्यू होती है, लेट्स सपोज वैल्यू इन द सेंस वेरिएबल डेटा, जैसे कि 1 मैसेज शो हो रहा है, 5 मैसेज शो हो रहा है, तो सब जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टोर होता है, ठीक है? और यूआई कौन मैनेज करता है? यूआई जो मैनेज करता है वो डॉम करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आई सेड रॉन्गली, लाइक डेटा ऑब्जेक्ट, नॉट डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल, इट्स लाइक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो एक साइड जावास्क्रिप्ट स्टेट है और दूसरी साइड डोम है जहां यूआई दिख रहा है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में ना जो हमारा स्टेट है और जो हमारा डोम है, दोनों के बीच में सिंक होना चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था जावा स्क्रिप्ट अलग अपडेट हो रही थी और डोम जो होता था वो अलग अपडेट हो रहा था। तो ये इन दोनों में मिसमैच हो जा रहा था, जो सिंक हो ही नहीं पा रहा था, तो नोटिफिकेशन गायब नहीं होते थे। तो यहाँ से समझ आता है कि प्रॉब्लम सिंपल नहीं थी, स्टेट और यूआई को प्रॉपरली सिंक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रिएक्ट जैसा लाइब्रेरी बनाया और रिएक्ट जैसे टूल्स आए, ठीक है? तो अब बात आती है दोनों के बीच में, हमारे पास क्यों नहीं हो रहा था, सिंक क्यों नहीं हो रहा था, ठीक है? क्या नहीं हो रहा था, सिंक नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम सिंपल थी, जावा के अंदर स्टेट थी और हमारे पास डोम था। तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर्ली सिंक होना चाहिए ना, मतलब कम्युनिकेट होना चाहिए, दोनों सिंक होने चाहिए थे, लेकिन ये सिंक हो ही नहीं रहा था। तो अब ऐसा नहीं है कि रिएक्ट ने आते ही ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व कर दी, मैंने कोई रिएक्ट लाइब्रेरी बना दी और प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं, इवेंचुअली काफी अपडेट्स के बाद ये सॉल्व हुआ था, लेकिन रिएक्ट की शुरुआत यहीं से हुई थी। मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है? तो जब ये यूआई कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आई तो रिएक्ट की फाउंडिंग टीम ने इस पे काम स्टार्ट किया। वैसे रिएक्ट कंप्लीट टीम का एफर्ट था, लेकिन एक लीड नेम है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि वो कौन था, और वो फाउंडिंग या लीड मैनेजर आप इजीली ढूंढ लोगे, मुझे पता है। तो एक ही इंसान है इसमें जो उसने एफर्ट मारा। तो हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि इसमें प्रॉब्लम में मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि स्टेट जावास्क्रिप्ट में मैनेज करना था, डोम अलग हो जाता है, दोनों बात नहीं कर सकते थे, मतलब सिंक नहीं था, सिंकिंग इशू था बेसिकली। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट आया। जब रिएक्ट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो उनके टीम के अंदर काफी मतलब उन टीम को काफी ज्यादा एप्रिशिएशन मिला। लेकिन बाहरी दुनिया ने बोला कि इतनी सी प्रॉब्लम के लिए पूरा लाइब्रेरी ही बना दी, मतलब पूरा लाइब्रेरी ही क्यों बनाना। तो इनिशियल डेज में रिएक्ट को काफी हेट भी मिला, मतलब रिएक्ट इतना बड़ा टूल लाने की क्या जरूरत थी, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम हम कोई भी सॉल्व करे, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा कोडिंग में जुगाड़ भी चलता है, तो लोग ऐसा मतलब हेट तरीके से देखते थे कि क्यों रिएक्ट है। तो रेडिट थ्रेड्स आज भी मिल जाएंगे जहां लोग बोलते थे कि रिएक्ट जेएस इज वन ऑफ द वर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो ऐसे स्टेटमेंट आते थे रिएक्ट के लिए, पहले की बात मैं बता रही हूँ। लेकिन फिर ग्रेजुअली अपडेट्स आए, इंप्रूवमेंट्स आए रिएक्ट के अंदर, और लोग ने रिएक्ट को एक्सेप्ट किया और उसको फिर यूज करना स्टार्ट किया। फिर रिएक्ट को इन लोगों ने ओपन सोर्स कर दिया गया, ठीक है? पहले ओपन सोर्स नहीं था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, और एक फेमस जावा स्क्रिप्ट का कॉन्फ्रेंस में टॉक हुआ, ठीक है? सबसे पहले कहाँ एकेडमी ने रिएक्ट अडॉप्ट किया, जो खान एकेडमी ने रिएक्ट को अडॉप्ट किया था। उसके बाद
स्पैसलेस भी अडॉप्ट किया था रिएक्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले तो खान एकेडमी अडॉप्ट किया था रिएक्ट को। तो ये दोनों काफ़ी बड़ी और पावरफुल वेबसाइट थी। इनकी जो टेक टीम थी, इनकी टेक टीम ने कॉन्फ्रेंस में बोला कि लाइक रिएक्ट देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है और सीरियसली कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बार बार रिएक्ट जेएस का थोड़ा सा आपको बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना। उस टाइम पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट वगैरह थे, लेकिन एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट पावरफुल बहुत ही पावरफुल मतलब टूल्स है। कॉम्प्लेक्स ऐप में बहुत कंसिस्टेंट बिहेवियर बनाकर देता है। बहुत सारी चेंजेस आए रिएक्ट में। पहले तो इतना सारा पावरफुल टूल नहीं था, अब तो जिधर देखो वेब डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट और मंगोडीबी का ही यूज होता है। तो एक बटन क्लिक करो और 3-4 जगह स्टेट अपडेट हो जाती है, क्योंकि अब डोम और रिएक्ट का जो हमारा सिंकिंग है वो डोम और स्टेट का जो सिंकिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया है। फिर भी सब स्मूथ और कंसिस्टेंट हो गया है। तो ये जो कंसिस्टेंसी थी वही रिएक्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी, कि बहुत ही स्मूथ तरीके से और रिस्पॉन्सिव यूआई हम बना सकते थे रिएक्ट के थ्रू। और यहीं से रिएक्ट की जो रियल जर्नी थी वो स्टार्ट हुई, ठीक है। तो आई थिंक स्टोरी काफ़ी अच्छा था और कमेंट में आप बता सकते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, रिएक्ट कब नहीं सीखना चाहिए। अभी तो मैंने आपको बताया कि रिएक्ट सीखना कब चाहिए, और मैं आपको बताती हूँ कि रिएक्ट कब नहीं सीखना चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये नहीं पता जावास्क्रिप्ट इंटरनली काम कैसे करता है, सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ग्लोबल कंटेक्स्ट का क्या होता है, ठीक है, और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है, फंक्शन या मेथड्स का बिहेवियर क्या होता है, डीओएम का ट्री स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि डीओएम जो होता है वो हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट की तरह बनता है। एक्सएमएल स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। जैसे एक्सएमएल, अगर आपने सोप यूज किया होगा, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस टर्म्स का भी जानते होंगे। तो सोप होता है, हमारा एक्सएमएल स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे एक ट्री के फॉर्म में होते हैं। जो डेटा होता है ना वो ट्री की वजह से बाइनरी सर्च होता है। बाइनरी में भी ट्री होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे, लाइक उसके दो वो होते हैं, ट्री होते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं उसके। तो उसी तरीके से इसमें भी ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। तो अगर मैं ओपनली बोलूँ तो जावा स्क्रिप्ट से पहले आप थोड़ा बहुत सीख लो, उसका बेसिक सीख लो। और डोम का आइडिया क्लियर नहीं है तो ब्राउजर कैसे काम करता है समझ नहीं है तो पहले वो समझो, फिर रिएक्ट पे जाओ। आप किसी भी ब्राउजर पे जाकर इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, वहाँ का कोड समझो, ठीक है। तो फिर रिएक्ट एक्चुअली में समझ आएगा, वरना सिर्फ आप उसको रट सकते हैं। अदरवाइज मैं तो करने ही वाली हूँ प्रोजेक्ट्स इस पर, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको बताते चलूंगी। और मैं कुछ रिएक्ट की मेरा फंडा ये है कि मैं रिएक्ट के साथ साथ जो जेएसपी कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों साथ में बताते चलूंगी, ठीक है। तो रिएक्ट का लर्निंग प्रोसेस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे रिएक्ट को सीखा जाए। देखिए, रिएक्ट को सीखने के लिए, इनफैक्ट किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दो पैथोलॉजी टीचिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। पहला होता है इन डेप्थ मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। ओके, तो अगर अगर आप कहेंगे हमें तो दोनों करने हैं, ठीक है, इन डेप्थ मेथड भी करना है, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टीचिंग का एक प्राइमरी मेथड होता है, शुरुआत में आप एक ही अप्रोच फॉलो करते हो, जैसा कि इन डेप्थ या तो प्रोजेक्ट बेस्ड, ठीक है। तो जो लोग इन डेप्थ अप्रोच लेते हैं वो डायरेक्टली फंडामेंटल पे जाते हैं, बेसिक नॉलेज उनका क्लियर होता है, ठीक है। उनको प्रोजेक्ट से फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए हेलो वर्ड भी इनफ नहीं है, ठीक है, वो हेलो वर्ड कैसे प्रिंट है वो भी इनफ नहीं है। तो उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ है, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। अगर आप इन डेप्थ जाओगे तो क्या सीखोगे, जैसे कि वेबल क्या होता है, रिएक्ट फाइबर क्या होता है, ये सारे थ्योरेटिकल मैं आपको बता रही हूँ। हाइड्रेशन क्या होता है, उसमें एक और चीज टर्म्स है, कौन सा, हाँ, ट्री शैकिंग क्या होता है, जो कि डोम के अंदर आते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में प्रोजेक्ट नहीं होते, पहले थ्योरी और फाउंडेशन होती है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेट है, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं, थ्योरेटिकल भी देख सकते हैं। दूसरा मैटर होता है प्रोजेक्ट बनाने के साथ, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने के साथ जैसे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, 2D एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप कैलकुलेटर बना सकते हैं, गिटहब एपीआई प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले प्रोजेक्ट बनाओ, फिर समझो या अंदर कैसे काम कर रहा है उसको समझो, फिर धीरे धीरे इन डेप्थ जाते जाओ, ठीक है। इन डेप्थ मतलब उसकी थ्योरेटिकल पार्ट भी देखते जाओ। तो अल्टीमेटली दोनों जगह सेम चीज होती है, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग होती है, ठीक है। तो ये तो पहले थ्योरी फिर प्रोजेक्ट, या पहले प्रोजेक्ट फिर थ्योरी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहले प्रोजेक्ट फिर थ्योरी देखा जाए। अब इस पूरी सीरीज में मैं जो अप्रोच लेने वाली हूँ वो है प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच। मैं पहला अप्रोच बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है, ना मैं फॉलो कर पाऊंगी। हम सीधा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा गोल है कि चैनल पे आपको कॉन्फिडेंस मिले और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले समझने में, क्योंकि मुझे सीखना है। और सीखना तो बहुत लोग सिखाने के लिए, प्रोजेक्ट मतलब थ्योरी बताने के लिए बहुत लोग सिखा देते हैं, बता देते हैं, लेकिन हाँ, मैं बता सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ कॉन्फिडेंस देना, और आपको ये बता सकती हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला सकती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बनाएंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। और प्रोजेक्ट के थ्रू ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रोजेक्ट के थ्रू थ्योरेटिकल भी सीखेंगे, ठीक है। हम दोनों साथ में लेके चलते हैं। किस प्रोजेक्ट से हाइड्रेशन सीख लेंगे, किसी से हम ड्रिफ्टिंग एल्गोरिथम सीख लेंगे, किसी से हम वर्चुअल डॉम सीख लेंगे, और किसी से हम कॉन्सेप्ट, किसी और प्रोजेक्ट से हम उस कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ों को मैप करके सीखेंगे, सारी चीज़ों को मैप करके सीखेंगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे, मैं डॉक्यूमेंटेशन बनाऊंगी इसका प्रॉपर, और डीपर कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, जैसे फाइबर वगैरह। तो यहाँ होगा हमारा लर्निंग प्रोसेस इस तरीके से। तो अब आपको क्लियर होगा कि हम सीधा प्रोजेक्ट में जंप करने वाले हैं। ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें टेम्पररी इग्नोर होंगी, लेकिन बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये आगे चल के उनको भी हम कवर कर लेंगे। ओके, तो
अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब रिएक्ट के बारे में कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे कि रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। अब आपने सुना होगा कि लाइब्रेरी भी बोलते हैं, फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर लाइब्रेरी बोलते हैं, फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, तो इससे एक्चुअली एक प्रॉपर डीप वीडियो मैं बनाऊंगी बाद में, लेकिन अभी शॉर्ट में समझा देती हूँ। मैं मेन फ्रेमवर्क को मैं बोलती हूँ मिलिट्री, ठीक है, और लाइब्रेरी को बोलती हूँ कूल डूड एक तरीके से। तो फ्रेमवर्क मिलिट्री क्यों होता है भाई? फ्रेमवर्क को मैं मिलिट्री क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वहाँ बहुत रूल्स होते हैं। फ्रेमवर्क में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे फाइल का नेमिंग कन्वेंशन फिक्स करना, और फाइल इसी फोल्डर में बनेगी, डेटा किस तरह से फेच होगा, स्ट्रक्चर फॉलो करना ही पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शन अलाउड नहीं है। जैसे हमारा डेंगो फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट फ्रेमवर्क है, वहां काम करना है तो उनके रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से किसी भी फ्रेमवर्क को काम करने के लिए आपको रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे। मिलिट्री मींस डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन फॉलो ही करना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी क्या है? तो इसमें दो तरीके से मैंने आपको एक मिलिट्री बताया और मैंने एक लाइब्रेरी बताया। तो मिलिट्री मैंने बता दिया कि रूल सारे सारे जितने भी डिसिप्लिन और जितने भी रूल्स है वो सारे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लाइब्रेरी क्या है? तो लाइब्रेरी थोड़ी एक कूल डूड टाइप की होती है, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ी सीधी सी, ठीक है, उल्टी सीधी, और इस तरीके से लाइब्रेरी होती है। मुझे लाइब्रेरी को उतना फंडा समझ में नहीं आता है, मतलब फ्रीडम ज्यादा है लाइब्रेरी में, और मिलिट्री में फ्रीडम नहीं, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन है, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, उसमें जो प्रोसेस जो भी मैथड्स लिखे गए हैं उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो लाइब्रेरी में आपको काम करने की फ्रीडम मिलती है, इसलिए रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ठीक है। आप चीजें अलग अलग तरीके से कर सकते हो, और चीजें साइज भी कंपैरेटिवली छोटी होती हैं, कॉन्सेप्ट भी लिमिटेड होते हैं रिएक्ट लाइब्रेरी में। तो ये डिफरेंस समझ लो, फ्रेमवर्क स्ट्रिक्ट होता है और लाइब्रेरी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। जो हमारा रिएक्ट जो होता है वो लाइब्रेरी, इस वजह से जो हमारा रिएक्ट है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, रिएक्ट के अंदर क्या क्या सीखना होता है। तो रिएक्ट सीखना है तो सबसे पहले सीखना होता है रिएक्ट का कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोर के अंदर सबसे पहले आता है स्टेट, ठीक है। स्टेट, जबकि मैंने आपको बताया स्टेट का बहुत सारा मैंने स्टोरी बता दी आपको, तो स्टेट बहुत बड़ा टर्म्स है रिएक्ट के मामले में, लेकिन अभी सिंपल समझ लो कि वेरिएबल्स या डेटा जो यूआई को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जो भी आप वेरिएबल्स बनाते हो उसके अंदर, जो भी आप डेटा बनाते हो उसके अंदर, तो यूआई को कंट्रोल करते हैं। स्टेट और यूआई का रिलेशन समझना होता है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर कैसे स्टेट चेंज होगी, कैसे यूआई अपडेट होगा, ये सारी चीज सबसे मेन चीज होता है रिएक्ट के अंदर स्टेट को मैनेज करना, ठीक है। जो वेरिएबल्स और डेटा होते हैं उसके स्टेट को कैसे मैनेज करता है, कैसे सिंक करता है, कैसे रिस्पॉन्सिव बनाना है, ये सब हम कोर में सीखेंगे। मैं आपको बस ओवरव्यू दे रही हूँ, फिलहाल जितना मैंने सीखा है उतना मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारा इसमें रिएक्ट में टाइप स्क्रिप्ट भी होता है, ठीक है, वो बात की बात है। तो हमारा जेएक्स होता है, ठीक है, जेएसएक्स होता है, एक हमारा होता है जेएक्स होता है, एक हमारा होता है जेएसएक्स होता है, ठीक है। तो देखने में थोड़ा अजीब लगता है। बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल लिखना, ठीक है, बस इतना समझ लो अभी के लिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एचटीएमएल लिखना है। अगर सीरीज में इसको डिटेल में मैं इसको सीरीज के अंदर डिटेल में समझाऊंगी, अभी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे जितना समझ में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जेएसएस के थ्रू हमें यूआई लिखते हैं, उसके थ्रू हम यूआई लिखते हैं। उसके बाद आता है कंपोनेंट यूजेबिलिटी, जितने भी रिएक्ट के कंपोनेंट है उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। ये रिएक्ट का प्रॉपर्टरी कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी होता था, पीएचपी वगैरह में भी होता था ये, ठीक है, हम उसमें भी करते थे, लेकिन रिएक्ट में ये काफी ज्यादा इजी हो गया। रिएक्ट बस ये क्या क्या है, जो काम हम पहले करते थे ना उसको हम सिंपल बनाती है, यही काम करते हैं। क्योंकि अभी मान लो पहले बहुत सारी चीजें हम कोड के थ्रू, अभी एआई आ गया तो एआई के थ्रू भी हम कोड लिख लेते हैं। तो यही चीज है कि आपको धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी आती रहती है तो आपकी चीजों उसके काम को, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा ईजी बना देता है। जैसे कि एक बटन बनाओ, 10 जगह यूज करो, एक हेडर बनाओ, उसको हर पेज पे यूज करो, एक फुटर अगर बना दो तो उसको रीयूज करो, तो एक बार लिखो और बार बार यूज करो। तो ये है कंपोनेंट का रीयूजेबिलिटी, जो कि रिएक्ट के अंदर है, और बहुत ही इसी वजह से आपकी लाइफ इजी हो गई है। रिएक्ट बनाने से आपका जो वेब डेवलपमेंट होगा काफी ज्यादा इजी हो गया रिएक्ट की वजह से, ठीक है। तो हम बात करते हैं कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी का प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। मान लो एक कार्ड कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब हर नया कार्ड लिखोगे नहीं, ऑब्वियसली, मतलब कार्ड एक बार बनाया नहीं लिखोगे, बार बार नहीं लिखोगे। और मैं कोड भी, अगर मान लो आप जावा कोड भी लिखते हो तो एक जगह आप यूटिलिटी बनाते हो, उस सारी जगह यूज करते हो, उसी तरीके से रिएक्ट के अंदर भी है, ठीक है। तो एक ही कार्ड बनाओ, बार बार यूज करो, यहाँ होता है रीयूजेबिलिटी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हर कार्ड का डेटा अलग अलग होता है। मान लो एक कार्ड बनाया, उसका डेटा डिफरेंट हो सकता है ना, उसमें मल्टीपल्स हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। किसी में इमेज अलग हो गया, किसी में टाइटल अलग हो गया, किसी का प्राइस टैग अलग हो गया, मान लो किसी का डिस्क्रिप्शन अलग हो गया। तो ये डेटा कैसे भेजोगे कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पे आता है प्रॉप्स। प्रॉप्स तो हो गया, कंपोनेंट हो गया। अब आई थिंक आपको दो चीजें समझ में आ गई, एक प्रॉप्स हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो प्रॉप्स का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये वही प्रॉपर्टीज है जो आप जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में लिखते हो, मतलब की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि टाइटल हो गया, टाइटल का नाम दे दिया, मान लो मेरे पास आईफोन है, ठीक है, उसका प्राइस दे दिया 70,000, बस वही कॉन्सेप्ट रिएक्ट में प्रॉप्स बन जाता है, ठीक है। ये आप एचटीएमएल जेएस में लिखते हो, टाइटल कॉलन, और फिर उसके बाद से उसका जो पर्टिकुलर नेम है, और यही कॉन्सेप्ट रिएक्ट में जब जाते हो तो वहां पे लिखना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जावा स्क्रिप्ट का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो रिएक्ट बहुत ज्यादा इजी है। फाउंडेशन इन द सेंस की बेसिक मैं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा आपको डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट में। तो कंपोनेंट बना लिया, प्रॉप्स पास कर दिया और उसको रीयूज कर दिया, सिंपल है रिएक्ट। इसी तरीके से रिएक्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चेंज को प्रोपोगेट कैसे करें, ठीक है। मैं पहले बोली थी कि रिएक्ट में ऐसा नहीं होता कि आप वेरिएबल चेंज करो या यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। रिएक्ट थोड़ा स्पेशली तरीके से काम करता है, इसलिए यहाँ आता है हुक्स, ठीक है। हमने कंपोनेंट समझा, प्रॉप समझा, ठीक है। अब आते हैं हुक्स पे। तो हुक्स के थ्रू, हुक्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हुक्स के थ्रू स्टेट अपडेट होती है, ठीक है। जो हमारा स्टेट, जो मेन चीज है वो स्टेट होता है, अपडेट होता है। यूआई री रेंडर होता है, साइड इफेक्ट्स जो उसके होते हैं वो हैंडल होते हैं, वो किसके थ्रू होता है, हुक्स के थ्रू होता है। हुक्स आपको समझ समझिएगा,
जो पहले वीडियो के अंदर पहले हुक्स बना दिया, फिर आपने वीडियो में वो वाली हुक्स नहीं है, ठीक है। कॉमन हुक्स जो होते हैं हमारा यूजर स्टेट, मतलब यूज स्टेट होता है, यूज इफेक्ट होता है और बहुत ही सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इतना याद रखो ये थोड़े बेसिक है, ठीक है। तो 50 हुक्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 5-7 हुक्स समझ जाओगे तो बाकी खुद ही आ जाएगा, ठीक है। 5-7 हुक्स इज इंपॉर्टेंट इन रिएक्ट। ये तो वैसे ही ये वैसा ही है जैसे कि HTML के 100 टैग्स होते हैं। तो अगर HTML के आपके 100 टैग्स है तो 100 टैग्स आप याद करने की जरूरत नहीं होती है। 5-10 अगर समझ लो तो बाकी खुद ही मतलब उसका यूज कर सकते हैं। तो रिएक्ट यहीं तक है, कोर लाइब्रेरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। रिएक्ट सिर्फ एक लाइब्रेरी है और इसका कोर फाउंडेशन इतना ही है, स्टेट, JS, कंपोनेंट, प्रॉप्स एंड हुक्स, ये 5 चीज़ है, ठीक है। बस रिएक्ट यहीं खत्म हो जाता है। आपको बस स्टेट सीखना है कैसे मैनेज होता है, आपको JS सीखना कैसे मैनेज होता है, आपके उसके जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो सीखना है, प्रॉप्स कैसे मैनेज होते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट मैनेज करते हैं, प्रॉप्स मतलब प्रॉप्स यूज करते हैं रिएक्ट JS में, हुक्स कैसे मैनेज होता है, ठीक है। बस यही तक है। तो आई थिंक 2 वीकेंड्स में रिएक्ट कोड कंप्लीट हो सकता है, बट मैं इतना जल्दी कंप्लीट नहीं करने वाली क्योंकि मुझे बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ना है इसको। और फिर लोग इतना लंबा क्यों पढ़ाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। देखते हैं इसको। तो इसमें मैंने आई थिंक बहुत सारा चीज़ कवर कर लिया है। इसके लिए रिएक्ट में बिल्ट इन रूटिंग नहीं होती है, इसके लिए हमें इंस्टॉल करना होता है रिएक्ट रूटर डोम। ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट लाइब्रेरी है, ठीक है। और स्टेट मैनेजमेंट जो होता है, जब आप जब ऐप आपका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो उसमें कौन क्या अपडेट कर रहा होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए हम स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट मैंने आपको कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो रिएक्ट पहले डिफॉल्ट स्टेट मैनेज नहीं देता है, डिफॉल्ट स्टेट मैनेजमेंट नहीं देता है, जैसे कि जावा बहुत सारे केसेस में ऐसा करता है। इसलिए एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ होती है, जैसे कि आपको स्टेट मैनेज करने के लिए भी लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि हमारा रिडक्स होता है, रिडक्स टूल होता है। पहले रिडक्स आता था, अभी रिडक्स टूल किट आता है जो कि ये मॉडर्न वर्जन है राइट नाउ। तो ये भी रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये भी एक अलग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज है। तो रिएक्ट में आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगे क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट फीचर्स उतनी नहीं है, आपको सारी लाइब्रेरीज से इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप देखोगे हर टाइम पे जब भी आप कुछ नई चीज लिखोगे तो सारी चीज में आपको लाइब्रेरी से बटन एक भी लिखोगे तो उसकी भी लाइब्रेरीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ओके। तो रिएक्ट अगर कोड यूज करना है तो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सही है। इकोसिस्टम इसका काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसके जो कोर कंपोनेंट्स, प्रॉप, स्टेट, हुक्स होते हैं, और इसका एड ऑन्स में अगर मैं बोलूँ तो इसके एड ऑन्स में आता है रिडक्स जो कि मैंने अभी बताया, और रूटर आता है और लाइब्रेरीज को साथ ही, ठीक है। तो इसमें मैं फाइनल पार्ट आपको बताने वाली हूँ। तो जो रिएक्ट होता है, रिएक्ट का जर्नी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बताऊं तो रिएक्ट सिर्फ कंपोनेंट, प्रॉप्स, हुक्स तक लिमिटेड नहीं है, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। सो मेक श्योर सब कुछ रिएक्ट पर नहीं होता, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ टूल्स या लाइब्रेरीज होती हैं रिएक्ट के अंदर, जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे कि मान लो कंटेक्स्ट एपीआई हो गया। कंटेक्स्ट एपीआई जैसे कि मान लो लाइट वेट स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। एक तरीके से कंटेक्स्ट एपीआई ऐसा होता है। तो रिडक्स से पहले रिएक्ट ने एक चीज इंट्रोड्यूस की, कंटेक्स्ट एपीआई। रिडक्स यूआई से पहले आएगा ये। तो बेसिकली कंटेक्स्ट एपीआई क्या करता है, आपको सिंपली स्टेट मैनेजमेंट दे रहा होता है, मतलब डेटा को डीपली नेस्टेड कंपोनेंट तक इजीली पास कर सकते हो कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू, और विदाउट प्रॉप्स कॉलिंग, विदाउट प्रॉप्स डीलिंग। ये उनको कोड के थ्रू मैं इसको बताऊंगी आपको। तो यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, सिर्फ मुझे डायरेक्ट स्टेट मैनेजमेंट अगर सीखना हो तो इसका यूज नहीं कर सकते, ये गलत अप्रोच होता है। जब तक आपको प्रॉब्लम फील नहीं होती, यूआई इनकंसिस्टेंट नहीं होती और डेटा बहुत डेप्थ से फेच नहीं करना पड़ता, तब तक आप रिडक्स या कंटेक्स्ट एपीआई हैवी लगेगा, वहां पे यूज करना गलत होगा, ओके। तो जब आपको नीड फील होगी तभी आप समझ में आएगा आपको कंटेक्स्ट एपीआई और रिडक्स का, ये बहुत बात की बात है। मैं आपको पहले बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि बस बेसिकली एक रोड मैप की तरह मैं आज बता रही हूँ आपको कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है और क्या क्या हम यूज करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा पता रहे कि क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए जब आप यूज करने जाएंगे तो ये नहीं रहेगा कि भाई ये क्या आ गया, ठीक है। तो इसमें क्लास कंपोनेंट होते हैं और एक फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। आज के टाइम में 100% फंक्शनल कंपोनेंट यूज होते हैं, ठीक है। जो हुक्स होता है, जो हम हुक्स यूज करने वाले हैं ओनली फंक्शनल कंपोनेंट के लिए यूज करेंगे। लेकिन पहले क्या था, पहले रिएक्ट स्टार्ट हुआ था क्लास बेस्ड कंपोनेंट से, तब यूज होते थे, ठीक है। अभी हम हुक्स यूज करते थे। तो क्लास बेस्ड जो कंपोनेंट्स होते थे वो हमारा कंपोनेंट, आई थिंक जो मैंने देखा है वो कंपोनेंट डिड माउंट होता था और अनमाउंट होता था, और अपडेट करने के लिए कंपोनेंट डिड अपडेट करते थे, ऐसे करके होता था उसमें। तो ये लाइफ साइकिल मेथड से, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मोबाइल डेवलपमेंट जैसे कि iOS या स्विफ्ट से इंस्पायर था, जो वहीं से लिया गया था इस कंपोनेंट्स को, इस लाइफ साइकिल मेथड्स को। तो आजकल सिर्फ लेगेसी प्रोजेक्ट्स में मिलता है, मतलब 1% बेसिकली। अगर कहीं क्लास कंपोनेंट में जाए और बस बेसिक समझ लो, डीप मत जाओ, ठीक है। तो जो फ्यूचर है ना आपका फंक्शनल ओनली है। और अगर देखा जाए इसमें तो 1 सेकेंड, तो इसमें एक जैसे कि हमेशा सैस होता है। नेक्स्ट ये कि इसमें हमेशा अगर मान लो सैस है, ठीक है, तो आपका बैस भी आता है। बैस जो होता है
वो जो साइंस होता है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, और देखो इसमें मैं अभी तक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही पढ़ी थी, लेकिन रिएक्ट में मुझे ये भी देखना पड़ा जो बैस होता है बैक एंड एज ए सर्विस होता है, ठीक है। तो अब मान लो रिएक्ट आप सीख गए और आपने ऐप भी बना ली, तो बैक एंड का क्या, हर बार नोट लिखो, टीवी बनाओ, एपीआई लिखो, टाइम लगता है, राइट। तो मार्केट में आया बैक एंड एज ए सर्विस, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बैक एंड का भी देख लेते हैं कि क्या सीन है इसका। तो एग्जाम्पल में जैसे बैक एंड एज ए सर्विस में आप फाइवर्स पे यूज कर सकते हो, आप ऐप राइट कर सकते हो, और एक चीज और है जो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ना, डायरेक्ट रेडीमेड बैकएंड होते हैं। डायरेक्ट रेडीमेड बैकएंड्स होते हैं। डायरेक्ट रेडीमेड बैकएंड्स मतलब आप सिर्फ फ्रंट-एंड पे फोकस करो, और जो रेडीमेड बैकएंड मतलब ऑथ होता है, डेटाबेस होता है, आपके सारे रेडीमेड्स मिल जाएंगे इसमें रिएक्ट में, स्टोरेज होता है, एपीआई होती है, ये सिर्फ फ्रंट-एंड पे फोकस करना पड़ता है आपको बस, और ये सारे कुछ रेडीमेड्स आपको मिलते हैं। तो सोशल मीडिया ऐप हो गया, या ई कॉमर्स ऐप हो गया, डैशबोर्ड हो गया, तो आप ये सब जल्दी बना सकते हो क्योंकि ये आपको रेडीमेड ही मिल जाएंगे रिएक्ट में। तो रिएक्ट सीखने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। तो रिएक्ट के बाद क्या करें, इसका रोड मैप थोड़ा सा देखें तो बहुत लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। रिएक्ट के बाद क्या, सिंपल है। रिएक्ट के बाद ऑप्शन 1 है बैकएंड। अगर आप फ्रंट एंड पसंद नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट बैकएंड पे स्विच कर जाओ, जैसे कि नोड और एक्सप्रेस या फिर एपीआई, इट्स टोटली फाइन। और अगर आपको एडवांस फ्रंट एंड, अगर फ्रंट एंड पसंद है तो प्रॉब्लम आती है रिएक्ट में एसयू वीक, एंड आई थिंक सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं कर पाते हैं, इनिशियल लोड स्लो होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो फ्रेमवर्क ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट, आप रिएक्ट देख सकते हो, जैसे नेक्स्ट.जेएस हो गया, रिमिक्स हो गया, और भी चीज़ें हैं इसमें जो कि हम बाद में देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट.जेएस जो मैंने अभी बताया, नेक्स्ट.जेएस में हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है, जो रिएक्ट नहीं होता है, रूटिंग बिल्ट-इन होता है, बैकएंड एपीआई भी लिख सकते हो, और उसमें फुल स्टैक फ्रेमवर्क देता है जो हमारा नेक्स्ट.जेएस होता है। इसलिए इंडस्ट्री में जो हमारा रिएक्ट प्लस नेक्स्ट.जेएस मोस्ट डिमांडिंग स्टैक है। तो रिएक्ट जर्नी अगर मैं आपको बताऊं इसका सिंपल रोड मैप, तो आप सबसे पहले जावास्क्रिप्ट बेसिक, फिर रिएक्ट का कोड, देन आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, देन आप रूटर, कॉन्टेक्स्ट और रिडक्स सीखो, देन आप फायरबेस बैकएंड सीखो, देन उसके बाद से नेक्स्ट.जेएस जो कि प्रोडक्शन लेवल की ऐप बनती है उस पर जाओ, ठीक है। ये हमारा एक प्रॉपर रोड मैप है, ओके, रिएक्ट सीखने का मतलब मैं बिग पिक्चर हाई लेवल बता रही हूँ। तो रिएक्ट जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, और हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे, और पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद से डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो हमारी लर्निंग यहीं से स्टार्ट होती है, और अब हमने रिएक्ट को आई थिंक इतने सारे कंपोनेंट्स हमने देख लिए कि हम अगर आगे चल के यूज़ करेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने डिटेल में सीख लिया कि रिएक्ट क्या है, क्या सीखना है, क्या ऑप्शनल है, आगे का रोड मैप क्या है। तो अब काफ़ी ज़्यादा थ्योरी हो गई आज की, तो नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्ट हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं वो करेंगे, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody